अनाया अपने माँ बाप की एक लौती लड़की थी। बस इसीलिए वो जब देखो अपने सर पर दो सींग लेकर घूमती थी। ना ना, आप गलत समझ रहे हो। दो सींग यानी वो किसी खुले सांड की तरह जब देखो सामने वाले पर हमला करने और बरसने को तैयार रहती। और गुस्सा तो जैसे मानो उसका बचपन का दोस्त था। जब तक वो किसी पर जमकर गुस्सा ना कर ले, उसे खाना हजम नहीं होता था। एक दिन अनाया शाम को अपने काम से वापस आ रही होती है और बारिश की वजह से पूरे रोड पर कीचड़ भरा पड़ा था। जैसे ही अनाया ने बढ़ने के लिए अपना अगला पैर आगे बढ़ाया, तेजी से एक बाइक आई और अनाया को कीचड़ में भिगोकर चली गई। जिसके बाद अनाया बोली, अबे ओ अंधे, दिखता नहीं है क्या? अक्ल बट रही थी तो सो रहा था क्या? अनाया उसे खूब सुनाती है और गालियां भी देती है और वो बाइक वाला भाग जाता है। लेकिन बाइक अनाया को अच्छे से याद रह जाती है। जिसके बाद वो घर आती है तो उसकी माँ प्रभिका उसे इतना भीगा हुआ देखकर कहती है, ओ मेरी तूफान मेल, ये कहाँ से भीग के आ गई? माँ, था कोई आंखों वाला अंधा। मेरा बस चले ना तो उसे गरम कढ़ाई में डालकर पकोड़े तलो उसके। अच्छा बस कर मेरी दो सींग वाली बेटी, और जा जाकर नहा ले, मैं खाना लगा दूं। अनाया नहाकर आती है और उसकी माँ प्रभिका उसे खाना परोसने लगती है। बेटा कल काम से छुट्टी कर ले, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और सुन, अपने गुस्से वाले सींग कहीं रख दियो कल के लिए, कहीं वो लोग भी डर के ना भाग जाए। अनाया शर्मा के अंदर भाग जाती है और अगले दिन सुधीर और सुधीर के पिता दीप अनाया को देखने उसके घर आते हैं। जिसके बाद अपनी माँ के अनुसार अनाया कुछ नहीं कहती और ना गुस्सा करती। तभी लड़के का बाप बोलता है, जी, मेरा बेटा तो राम है राम। ना तो उसे गुस्सा आता है, ना ही वो किसी से झगड़ा करता है। मेरी बेटी तो गाय है भाई साहब, मजाल है कभी एक जवाब भी दे दे किसी को। जो कुछ भी कोई बोले चुपचाप सुन लेती है। दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं और उसके बाद अनाया और सुधीर का रिश्ता फिक्स हो जाता है। अगले दिन अनाया को वही बाइक वापस अपने ऑफिस के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है और अनाया अपने बैग से नेल पेंट्स निकालती है और पूरी बाइक पर फैला देती है। जिसके बाद अंदर से सुधीर आता है और वो कहता है, आप आएंगी आज? मैं आपको लेने आया था, फिर मुझे पता चला कि आप बाहर हैं तो मैं बाहर चला गया। आइए, आपको छोड़ देता हूँ। जैसे ही उसकी नजर अपनी बाइक पर पड़ती है तो वो बोलता है, किसने किया ये? किसकी इतनी मजाल जो मेरी बाइक का नाश कर दिया? यही तो था जिसने मुझ पर कीचड़ उछाला। चल छोड़ यार, मैंने तो बदला ले ही लिया ना, बस बहुत है। सुधीर जी, मुझे लेट हो रहा है, चलिए घर चलते हैं। जैसे ही सुधीर और अनाया जाने लगते हैं, एक कार साइड से गुजरती है और अनाया पर फिर से कीचड़ उछल जाता है। जिसके बाद वो खुद पर काबू नहीं कर पाती और कहती है, अबे ओ आँख के अंधे, लोग दिखाई नहीं देते क्या? साले मरेगा तू आज रात के 12 बजे। सुधीर जैसे ही ये सुनता है वो समझ जाता है कि उस दिन उसे सुनाने वाली कोई और नहीं बल्कि अनाया ही थी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अनाया को घर छोड़ देता है। जिसके बाद प्रभिका कमरे में आती है और वो अनाया से कहती है, देख सुधीर एक अच्छा लड़का है और ऐसा लड़का नसीब से मिलता है। मैं चाहती हूँ तू अपने ये दो सींग यहीं रखकर अपने ससुराल जाए, ताकि तुझे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इतना कहकर प्रभिका चली जाती है और अनाया मन में सोचती है, माँ सही कह रही है। सुधीर एक अच्छा लड़का है और मुझे पसंद भी है। आखिर मैं उसके लिए अपना गुस्सा तो छोड़ ही सकती हूँ। समय बीतता है और दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद कुछ दिन अनाया और सुधीर बड़े प्यार से रहते हैं और एक दिन सुधीर की माँ अनाया को ताना मारते हुए बोलती है, ओ बहू, जितनी सुंदर शकल है ना, उतने सुंदर काम भी कर लिया कर। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? तेरे हाथ में खाने का स्वाद ही नहीं है थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है। जी माँ जी, आप मुझे बताना और मैं बना दूंगी। इतना कहकर अनाया अपने रूम में आती है और कहती है, साली बुढ़िया मरेगी रात के 12 बजे। खा खा के हथनी हो रही है और बोल रही है मेरे हाथ में स्वाद नहीं है। ये तो माँ को वादा किया है अपने दो सींग ना दिखाने का, वरना मेरा बस चलता ना तो वो दो सींग इसके पेट में मारकर आज की रात इसका काम तमाम ही कर देती।
अनाया अपना गुस्सा पी लेती है। अब आए दिन अनाया की सास अनाया से लड़ने के तरीके सोचा करती। कभी उसके कामों में नुक्स निकालती तो कभी उसके किए हुए कामों को बिगाड़ देती। एक दिन अचानक जोर की बारिश होने लगी और सुधीर आकर अनाया से कहता है, देखो ना जाने कितना रोमांटिक मौसम है, चलो गोलगप्पे खाकर आते हैं। सुधीर और अनाया दोनों गोलगप्पे खाने चले जाते हैं, जिसके बाद एक बाइक तेजी से फिर से उसकी साइड से निकलती है और बेचारी अनाया फिर से कीचड़ का शिकार हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ना ना, जा क्यों रहा है? 3-4 चक्कर और मार दी और भी होते मुझे, यहीं लेट जाती हूँ ना। सुधीर देखता है कि अनाया ने जरा भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन सुधीर को गुस्सा आता है और वो बोलता है, अबे ओ अंधा है क्या? सड़क पर खड़े लोग दिखाई नहीं देते तुझे? अनाया ये देखकर बहुत खुश होती है कि कम से कम सुधीर ने उसे जवाब तो दिया। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और अगले दिन अनाया सुबह के नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे और दही सर्व करती है, लेकिन बदकिस्मती से एक पराठा जल जाता है और वही सुधीर की माँ के हाथ में आता है। जिसके बाद वो सबके सामने अनाया को कहती है, बहू, तुझसे काम नहीं होता तो तू बता दे, मैं खुद कर लूंगी। ये जला पराठा खिलाकर मुझे मारियो मत। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? अनाया ये सब सुनती है और जहर के घूंट पीकर रह जाती है। जिसके बाद सुधीर कहता है, माँ, अगर एक पराठा जल गया तो आप दूसरा खा लो, इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है? और आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप इसकी माँ के लिए कुछ भी बोलो। हाँ भाग्यवान, ज्यादा मत बोलो। अरे बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी शादी के बाद। अरे तुम्हारे हाथ की बहुत जली हुई रोटियां खाई है मैंने। अरे मैं तो इसे इसलिए कह रही हूँ कि ये मुझसे लड़े, पर ये तो सचमुच में गाय है, लड़ती ही नहीं है। आखिर हर सास चाहती है उसकी बहू उसकी जान खाए, ताने मारे, लेकिन ये तो गूंगी है। सुधीर की माँ ये बात सुनकर तो मानो अनाया के 2 सींग वापस आ जाते हैं। जिसके बाद वो बोलती है, क्या जवाब नहीं देती? अरे अगर पराठा जल गया था तो जल गया, खुद बनाकर खा लो ना, इतनी दिक्कत है तो। पागल समझा है क्या? वाह बहू वाह, अब आएगा मजा। अब मैं भी पड़ोसियों के साथ बैठ के तेरी बुराई कर सकती हूँ, तुझसे जमकर लड़ सकती हूँ। उस दिन के बाद अनाया और उसकी सास खूब लड़े। धीरे धीरे अनाया ने ये जाना कि जो 2 सींग उसके हैं वैसे ही सींग उसकी सास भी लेकर बैठी है। जिसके बाद उनकी जिंदगी बोरिंग से क्रिस्पी हो गई। स्वाति एक बहुत ही संस्कारी और सुंदर लड़की थी जो अपने पति अर्जुन के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके ससुराल में उसकी सास मीनाक्षी देवी और ननंद रेवा, जो कि अपने ससुराल से ज्यादा मायके में रहती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तब रेवा फोन चलाते चलाते खाना खाती है और वो अपने भाई से बोलती है, भैया ये कैसे बेलूड़ी भाभी लाए हैं आप, जिसे खाना तक बनाना नहीं आता? क्या बहना, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या अच्छा लगेगा भैया, दाल में ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डुबा डुबा कर खा रही हूँ रोटी। अरे बिटिया, जब पानी में डुबो डुबो कर खाएगी तो यही लगेगा ना। फोन के चक्कर में दाल की जगह पानी में रोटी डुबोई जा रही है। माँ, ये आजकल का फैशन है, खाते हुए फोन चलाना। ओके? अरे तुझे फैशन के अलावा कुछ तो आता नहीं। आई बड़ी बहू को कहने वाली, सारा दिन काम करती रहती है अकेले और तू खटिया तोड़ती रहती है पसर के। माँ जी, ऐसा मत कहिए दीदी को। दीदी हर काम में मेरी बहुत मदद करती है। अरे बहू तू रहने दे, ज्यादा अपनी ननद का पक्ष मत ले। हाँ हाँ, सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ, बाकी सब तो अच्छे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और रेवा स्वाति से कहती है, भाभी मेरा ब्लाउज कहाँ है जो आपको दिया था सिलने के लिए? हाँ जी दीदी, अभी लेकर आई। स्वाति ब्लाउज लेने जाती है, लेकिन उस ब्लाउज को पहले ही चूहे ने पीछे से काट दिया था। स्वाति इस बात से बिल्कुल अनजान होती है और वो ब्लाउज लाकर अपनी ननद को दे देती है। रेवा वो ब्लाउज पहनकर एक शादी में जाती है, जहाँ सभी लोग उसका खूब मजाक बनाते हैं और उसकी एक दोस्त उससे कहती है, हाँ रेवा, तेरे पास कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह के फटे हुए कपड़े पहनकर क्यों आई?
यार ये सब मेरी भाभी का किया धरा है। मेरी बेइज्जती करवाने के लिए उन्होंने ये सब किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कैसी है यार तेरी भाभी? तेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया उनको? जरा टाइट करके रखा कर अपनी भाभी को। तू सही कह रही है। शायद मेरी प्यारी भाभी ना अपनी औकात भूल गई है और अब उन्हें पता चलेगा कि रेवा की बेइज्जती करवाने का मतलब क्या होता है। रेवा वहाँ से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है। उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बिटिया क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है? माँ देखो ना आपके प्यारी बहू ने क्या किया। आज पार्टी में सबके सामने उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। माँ अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है? और चुप हो जा, आराम से बता क्या बात है। ये देखो माँ, इनको बोला था कि मेरा ब्लाउज अच्छे से सिलना, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे फटा हुआ ब्लाउज दिया और मैं इसे पहनकर पार्टी में चली गई, जहाँ सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। स्वाति, अरे ओ स्वाति, अरे नास पीटी बेलुड़ी, जल्दी आ इधर। क्या बात है माँ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और दीदी आपको क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है तेरी वजह से। तूने इसे फटा हुआ ब्लाउज दिया और बताया तक नहीं। हे भगवान माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं फाड़ा। मैं दीदी के साथ भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ। तो क्या ये जानबूझकर खुद फाड़ेगी क्या? माँ जी, मुझे लगता है शायद चूहे ने कुतर दिया है इसे। देखा माँ, अब खुद को बचाने के लिए चूहों के बहाने बना रही है ये। स्वाति उदास होकर किचन में जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा आए दिन स्वाति के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करती ही रहती है। इतने में भी जब उसका मन नहीं भरता तो एक दिन वो अपनी भाभी के नाम से फेसबुक पर एक आईडी बनाती है और अपनी भाभी की ही फोटो भी लगा देती है और एक रोहन नाम के लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है, वो भी स्वाति बनकर, और उसे झूठे प्रेम के जाल में फांस लेती है। साथ ही उसे मिलने के लिए अपने घर भी बुलाती है। रोहन उसके घर आता है और स्वाति को आवाज लगाता है, स्वाति, मेरी जान कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे कौन हो भाई तुम, और स्वाति को क्यों आवाज लगा रहे हो? ओ माँ जी नमस्ते। स्वाति है, मैं उसका दोस्त हूँ, आप जरा उसको बुला सकते हैं? स्वाति, अरे ओ स्वाति, देख तेरा कौन सा दोस्त आया है। जी माँ जी बोलिए। अरे ये कह रहा है कि तुम इसकी दोस्त हो। नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती इनको। कौन है आप? क्या बात कर रही हो, भूल गई क्या? रात भर बात करती थी और फेसबुक पे प्यार का इजहार किया था तुमने। आपको कोई गलती हुई है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, ये मेरा ससुराल है। आपको शर्म नहीं आती किसी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तभी वहाँ अर्जुन और रेवा आ जाते हैं। रोहन उनको सारी बात बताता है और स्वाति की फेसबुक चैटिंग भी दिखाता है। ये सब देखने के बाद अर्जुन गुस्से में स्वाति को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ऐसा किया तुमने? मेरा यकीन कीजिए अर्जुन जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं जानती इस लड़के को। ये कौन है, कहाँ से आया है, मुझे कैसे जानता है, मुझे नहीं पता। अरे नास पीटी करम जली, एक नंबर की चरित्रहीन औरत है तू। शादीशुदा होने के बाद भी एक पराये मर्द के ऊपर नजर रखती है। सभी लोग स्वाति को बहुत खरा खोटा सुनाते हैं और अर्जुन रोहन से माफी मांगकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। स्वाति वहाँ से वापस किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद रेवा स्वाति के कमरे में छुप कर जाती है और उसका फोन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ स्वाति आती है और छुपकर रेवा पर नजर रखती है। रेवा खुद से अकेले में ही बात करने लगती है। इस बार तो ये स्वाति की बच्ची बच गई, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? मेरे घर वाले हैं ही इतने सीधे, किसी भी बात को इजीली हैंडल कर लेते हैं। अरे नकली आईडी बनाकर इसे फंसाना चाहा, फिर भी ये बच गई। स्वाति रेवा का वीडियो बना लेती है। और ये रोहन का बच्चा साला एक नंबर का फट्टू निकला, किसी काम नहीं आया मेरे। अगली बार मैं इस स्वाति को घर से निकलवाने के लिए
कोई बड़ा सा प्लान बनाऊंगी। वाह दीदी वाह, क्या खेल खेला है आपने। मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी और आपने क्या किया, आपने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माफी मांग भी कौन रहा है आपसे। तभी वहाँ अर्जुन और स्वाति की सास आ जाती है और रेवा को जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से बोलती है, अरे शर्म बेच खाई है क्या तूने, जो अपनी भाभी के साथ इतना बुरा किया तूने। वो तो रोहन एक शरीफ लड़का था, अगर गलती से भी वो एक गुंडा या मवाली होता तो तुझे पता है तेरी भाभी के साथ क्या होता। और इन्होंने जो मेरे साथ किया वो सब कुछ भूल गई माँ आप। मेरी बेइज्जती का क्या, आपको अपनी बहू की अच्छाई ही दिखती है बस। मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, अपने ससुराल जा। सास और ससुर की सेवा करेगी तब अकल आएगी तुझे कि ससुराल क्या होता है, परिवार क्या होता है। हाँ तो मुझे भी नहीं रहना इस घर में, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। रेवा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रेवा अपना सामान पैक करके अपने ससुराल चली जाती है और लंबे समय तक वहीं रहती है। अपने परिवार के साथ रहने से उसे दोनों परिवारों की अहमियत समझ आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा का बर्ताव अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल बदल जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। अमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आया होता है, लेकिन घूमने के नाम पर वो तो बस अपनी गर्लफ्रेंड संगीता के पीछे पीछे घूमकर उसे मना ही रहा होता है। अमन संगीता से बोलता है, क्या यार संगीता, रुक तो जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे क्यों भागे जा रही हो, अरे रुको तो तुम। अच्छा अब मैं भाग रही हूँ, अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है। तुम ना ही मुझसे शादी कर रहे हो, ना ही अपनी माँ से मुझे मिलवा रहे हो। आखिर चाहते क्या हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन तुम ऐसे भागोगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कम से कम बैठकर बात कर लो। बात कर रही हूँ तुम्हारे साथ, यही बहुत है तुम्हारे लिए। और तुम हो कि शादी के लिए जब तक हाँ नहीं करते तब तक मैं नहीं मानूंगी। अब तुम्हें मुझे मनाना है शादी के लिए तो हाँ करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, मैं शादी के लिए मान गया हूँ, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, लेकिन अब तो रुक जाओ। अच्छा तुम्हें ये लग रहा है ना मैं झूठ कह रहा हूँ, एक काम करो, तुम चलो मेरी माँ के पास, उनसे मिलवा देता हूँ तुमको। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे यार विश्वास तो करो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले तुम्हारे घर चलते हैं, तुम कोई अच्छे से कपड़े पहन लेना, फिर वहाँ से तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं तुम्हें माँ से मिलवा दूंगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन अपनी माँ से मिलवा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ के आगे उन्हें मनाने की जरा भी कोशिश ना करो। मनाना भी तुम्हारा ही काम है। संगीता अमन की बात मान लेती है और अपने घर जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है। वहाँ से अमन आकर संगीता को अपने घर के लिए ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों अमन के घर जाते हैं तो वहाँ अमन की माँ नीलम दोनों को एक साथ देखकर बोलती है, बेटा ये कौन है, तेरे दफ्तर में ही काम करती है क्या? माँ ये संगीता है मेरी गर्लफ्रेंड, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इतनी उम्र होने के बाद भी आप मेरी शादी पता नहीं क्यों नहीं करवाना चाहती हो। मैंने कई बार ऐसे मजाक मजाक में बात कह चुका हूँ, लेकिन आप हो कि मानती ही नहीं हो, और ये सारी बातें संगीता मानती नहीं है, इसलिए मैं संगीता को यहाँ ले आया। आपको शायद संगीता अच्छी लग जाए और आप मान जाओ शादी के लिए। नमस्ते आंटी जी। बेटा मैं तेरी शादी नहीं करवा सकती हूँ, इसलिए ही अब तक इतने सारे रिश्ते आने के बाद भी मैंने मना कर दिया। लेकिन आंटी क्यों नहीं करवा सकती हो? अगर आपको ये डर है कि आपकी बहू आएगी वो आपके बेटे को आपसे दूर कर देगी तो आप निश्चित रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं बेटा ये बात नहीं है, बात कुछ और ही है। तुम लोग नए जमाने के हो, तुम मेरी बातों को समझोगे ही नहीं, इसलिए अब तक ये बातें मैंने किसी को नहीं बताई है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन। माँ लेकिन क्या आपको संगीता अच्छी भी लग रही है और आप फिर मना भी कर रही हो? कम से कम हमें पता तो होना चाहिए ना आपके मना करने का कारण क्या है, बताओ ना माँ क्या बात है? हाँ आंटी जी बताओ ना, आखिर बात क्या है? आप शादी के लिए मना क्यों कर रही हैं? तुम दोनों इतना पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। अमन जब छोटा था तो उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हर जगह मैंने दिखा दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में एक ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने अमन की तबीयत ठीक की थी।
उन्होंने ही बताया था कि अगर अमन की शादी की तो शादी के बाद उस पर ये खतरा वापस आ सकता है। अमन ने जैसे ही 7वां फेरा लिया तो वापस संकट आ जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं कर रही हूँ अमन की। माँ ये सब कुछ नहीं होता है, उन्होंने कुछ भी बोल दिया और आपने सच मान लिया। अगर उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं तो लोग डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करते हैं, क्यों बनते हैं डॉक्टर? मुझे पता था तुम लोग मेरी बातों का ऐसे मजाक बनाओगे, लेकिन सच है ये। और मैं अपने अमन की जिंदगी का कोई खतरा नहीं ला सकती और अमन की शादी नहीं हो सकती है। आपका मतलब ये कि अमन की शादी 6 फेरों की होगी, 7वें फेरा लेते ही प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, मुझे पंडित की बोली हुई हर बात पर यकीन है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। और 6 फेरों की शादी भी कोई शादी थोड़ी ना होती है, इसलिए मैंने आज तक अमन की शादी नहीं करवाई और ना ही आगे करवाऊंगी अमन की शादी। अब तो तुम दोनों को समझ आ गया होगा ना। माँ जी शायद सही बोल रही हैं। अगर वो पंडित जी अमन की तबीयत ठीक कर सकते हैं तो उनकी बात सच भी हो सकती है। हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अमन ये बात अब तुम भी समझ जाओ। संगीता, तुम्हें तो माँ को समझाना चाहिए, लेकिन तुम भी माँ की बातों में आ गई। मैं नहीं मानता ये बात। और हाँ, तुम भी माँ को समझाओ, ना कि उनकी बकवास बातों में आओ। मैं जा रही हूँ। संगीता वहाँ से इतना बोलकर जाने लगती है और अमन उसके पीछे जाकर उसे रोकते हुए बोलता है, संगीता, अब तक तो तुम्हें शादी करनी थी और अब अंधविश्वास में आकर ये बातें सुनकर तुम मना कर रही हो। तुम पीछे कैसे हट सकती हो? तुम अगर पीछे हट गई तो मैं माँ को कैसे समझाऊंगा? समझाना ही नहीं है। देखो, अगर हम माँ जी की बात को नहीं मानते तो उन्हें बुरा लगता, लेकिन मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए हम दोनों शादी तो करेंगे, लेकिन माँ जी को केवल इतना ही बताएंगे कि हमने बस 6 फेरों की शादी की है, जिससे उन्हें भी संतुष्टि हो जाएगी और हमारी शादी भी हो जाए। संगीता की बात सुनकर अमन को भी सारी बात सही लगती है और वो मान जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और अमन संगीता को घर लेकर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, हम दोनों ने शादी कर ली है, आप हमें आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? तुम दोनों ने क्या किया? मैंने तुम दोनों को सब बता दिया था, लेकिन फिर भी क्यों की? और संगीता बेटा, तू तो समझदार है ना, फिर क्यों अमन की बात तूने सुन ली? हे भगवान, अमन के सारे संकट मुझे दे दो। माँ जी अब परेशान मत हो। आपने बोला था ना, अगर अमन के 7 फेरे होते हैं तो खतरा होगा, लेकिन हमने केवल 6 फेरों वाली शादी की है और अब तो खतरा भी नहीं होगा ना। लेकिन 6 फेरों की शादी भी भला कोई शादी होती है? 7 फेरों की शादी को शादी माना जाता है। ये क्या किया तुम दोनों ने? ये सब करने से पहले मुझे बताना या पूछना तुम दोनों को जरूरी नहीं लगा? माँ जी आपकी बात सही है, लेकिन आप हमारी बात भी तो समझो। अब देखो, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और शादी तो शादी है ना, 6 फेरों की हो या 7 फेरों की हो, बात तो एक ही है ना। अरे पागल लड़की, शादी कोई मजाक नहीं होता है। पूरे रीति रिवाज रस्मों के साथ 7 फेरों के साथ ही शादी पूरी होती है। ये क्या है 6 फेरों की शादी? शादी थोड़ी होती है, मजाक है क्या ये सब? माँ, आप क्यों इतनी चिंतित हो रही हो? पहले तो 7 फेरों वाली शादी से मना था ना, लेकिन हमने तो 6 फेरों वाली शादी की है, तो आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? हे भगवान, ये 6 फेरों की शादी का मैं क्या करूं? नाक कटवा दी मेरी तुम दोनों ने, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब तो लोगों को पता चलेगा तो वो भी मजाक बनाएंगे कि 6 फेरों वाली शादी हुई है मेरे बेटे की। माँ जी, ना ही आप किसी को कुछ बताने जा रही हो और ना ही हम बताने जा रहे हैं, तो दुनिया के बारे में सोचना ही क्या, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं होगा। आप हमारी 6 फेरों की शादी को मान लो। ऐसे कैसे मान लूं? 6 फेरों की शादी भी कोई शादी होती है भला? जो इतने समय से रिवाज है वो क्या है? नीलम की बात का कोई जवाब दिए बिना ही दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद संगीता अमन से बोलती है, माँ जी को ऐसे देख कितना बुरा लग रहा था। अगर हम उन्हें बता देते कि ये 6 नहीं 7 फेरों की शादी हुई है तो उन्हें और भी दुख होता, और 6 फेरों की शादी सुनकर अब भी दुख हो रहा है। लेकिन ये दुखी ठीक है, कम से कम 6 फेरों वाली शादी तो है। माँ कुछ ही दिनों में 6 फेरों वाली शादी को मान लेंगी। हाँ, माँ जी के लिए हमारी 6 फेरों की शादी ही सही है, क्योंकि उन्हें अगर हम ये बता देते कि हमने 7 फेरों वाली शादी की है तो वो अपनी तबीयत खराब कर लेती पंडित जी की बात को सोच सोच कर। इससे अच्छा तो यही है ना कि झूठी सही, लेकिन माँ जी हमारी 6 फेरों की शादी को मान ले। संगीता और अमन दोनों झूठ बोल देते हैं कि शादी 6 फेरों की है और वक्त के साथ नीलम भी इस बात को मान लेती है, लेकिन उसके मन में ये सारी बातें खलने लगती हैं। फिर भी अपने बच्चों की खुशी के आगे
वो 6 फेरों की शादी स्वीकार कर लेती।